गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो आप लोग को पार्ट 2 पढ़ाया जाए जो बाकी रह गया इस चैप्टर में, और ये लास्ट लेक्चर है। अगर आज कंप्लीट हो गया इस लेक्चर में तो बढ़िया बात है, नहीं होगा तो एक लेक्चर और लेंगे, बट उम्मीद है कि ये लेक्चर लास्ट ही लेक्चर है। पिछले लेक्चर हमने क्या बताया कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, उसका स्ट्रक्चर बताया, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सेंसरी टू सीएनएस टू मोटर। उसके बाद सिनेप्स में क्या होता है ये बता दिए। उसके बाद ब्रेन में मतलब पीएनएस बता दिए, सीएनएस बता दिए, कितना पेयर्स होता है, क्रेनियल स्पाइनल, ये सब बता दिए। ठीक है ना। चलो अब आप पे आते हैं ब्रेन पे। क्या आते हैं? ह्यूमन ब्रेन पे। क्या आते हैं भैया? ह्यूमन ब्रेन पे। कौन सा चैप्टर आते हैं? ह्यूमन ब्रेन पे। एक मिनट, बस एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लो। एक मिनट। चलो वीडियो प्रॉपर सही है। ठीक है। हम लोग आते हैं ह्यूमन ब्रेन पे। किस पे आते हैं? ह्यूमन ब्रेन पे। देखो ब्रेन जो होता है सबसे लार्जेस्ट कोऑर्डिनेट सेंटर होता है। क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट कोऑर्डिनेट सेंटर कौन होता है? ब्रेन होता है। ब्रेन ही क्या करता है? पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो आप बोल सकते हो सबसे लार्जेस्ट सेंटर कौन होता है जो कोऑर्डिनेशन करता है? वो होता है ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन। अब सुनो ध्यान से, ये जो ब्रेन होता है कुछ इस तरह सा होता है। प्रॉपर डायग्राम तो नहीं बता पाएंगे पर ऐसा ही होता है। ठीक ना। ये आपका ब्रेन होता है। ब्रेन जो है ना एक बॉक्स में होता है। क्या बोलते हैं उसे? क्रेनियम बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसे? ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। कल बताए थे ना, ब्रेन जो है ना एक बॉक्स में सिचुएटेड होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। कोई दिक्कत? और आपको ये बताए थे कि जो क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स में होता है तो क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स के बीच में एक 3 लेयर होता है। हम कल मल्टी लेयर बोलती है, उसमें 3 लेयर होता है। उसका नाम होता है मेनिंजेस। क्या होता है वो? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं उसको? मेनिंजेस बोलते हैं। क्रेनियल और ब्रेन के बीच में लेयर होता है, उसी क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। इसमें 3 लेयर देखने को मिलता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो पहला लेयर होता है उसे कहते हैं डूरामेटर। क्या कहते हैं? डूरामेटर। फर्स्ट लेयर क्या बोलते हैं? डूरामेटर। आउट ऑफ द बॉक्स है, नीट में मतलब नीट का बात बोल रहे हैं, बोर्ड में तो नहीं आएगा। दूसरा होता है क्या आपको? आर्केनोइड मेटर। क्या होता है? आर्केनोइड मेटर होता है। और तीसरा होता है पिया मेटर। क्या होता है तीसरा? पिया मेटर होता है। मोरे पिया घर आया राम जी नहीं, पिया मेटर होता है। तो जो मेनिंजेस होता है वो 3 लेयर का होता है। फर्स्ट लेयर इज नोन एज डूरामेटर, मिडिल लेयर इज नोन एज आर्केनोइड मेटर और थर्ड लेयर इज नोन एज पिया मेटर। ठीक है ना। उसके बाद होता है ब्रेन। अब सुनना ध्यान से, ये जो लेयर होते हैं ना, इस लेयर में क्या भरे होते हैं? इस लेयर में भरा होता है आपको CSF। क्या भरा होता है? CSF। CSF मीन्स सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है मेरे बच्चों? शॉक को एब्जॉर्ब करता है। अब सुनना ध्यान से, ब्रेन को बांटा गया 3 पार्ट्स में। ब्रेन को बांटा गया 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट्स को कहते हैं फोर ब्रेन, बीच वाले पार्ट को कहते हैं मिड ब्रेन और लास्ट वाले पार्ट को कहते हैं हाइंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। ब्रेन को 3 पार्ट्स में बांटा गया। पहले वाले पार्ट को कहते हैं फोर ब्रेन। ये क्या हो गया हमारा? फोर ब्रेन। क्या हो गया भैया? फोर ब्रेन। और बीच वाले पार्ट को क्या बोल दिए? मिड ब्रेन। क्या बोल दिए भैया? मिड ब्रेन। और लास्ट वाले पार्ट को क्या बोल दिए हम? हाइंड ब्रेन। क्या बोल दिए? हाइंड ब्रेन। ये बात समझ में आया? बोलो, ये बात समझ में आया कि ब्रेन जो होता है वो लार्जेस्ट कोऑर्डिनेट सेंटर होता है। ब्रेन जो होता है ब्रेन बॉक्स यानी कि क्रेनियम के अंदर होता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्रेनियम और ब्रेन के बीच में मेनिंजेस का लेयर होता है जो 3 तरह का होता है, डूरामीटर, आर्केनोइड मीटर, पिया मीटर। इसमें क्या होता है? फूड प्रेजेंट होता है, भरा हुआ रहता है, फिल्ड अप होता है, उसे क्या कहते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ब्रेन 3 पार्ट्स में बटा हुआ रहता है। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन, लास्ट आपको हाइंड ब्रेन। अब सुनना ध्यान से, फोर ब्रेन बटा होता है आगे चल के 3 पार्ट में। फोर ब्रेन बटा होता है 3 पार्ट में। सीरीब्रम, सीरीब्रम क्या? सीरीब्रम में। उसके बाद आपको थैलेमस में। किसमें भैया? थैलेमस में। और लास्ट हाइपोथैलेमस में। किसमें भैया? हाइपोथैलेमस में। फोर ब्रेन आपको 3 पार्ट में बटा होता है, सेरेब्रम में, थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में। ब्रेन को 3 पार्ट में बांटे। पहला पार्ट क्या है? आगे का पार्ट फोर ब्रेन, वो फर्दर 3 पार्ट में बटा। किस में? सेरिब्रम में, थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के हम लोग बोलते हैं डाइनसेपेरोन। क्या बोलते हैं भैया? डाइनसेपेरोन बोलते हैं।
थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला क्या बोलते हैं, डायनसेफेलोन बोलते हैं। आपको पढ़ना नहीं है, सुन लो निकाल दो, एक बार सुनो कान से, दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन इतना याद रखना कि भैया फोरब्रेन में क्या होता है, 3 पार्ट होता है, सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला क्या बोलते हैं, डायनसेफेलोन कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलो आप आते हैं बात पे। अब बात पे क्या आते हैं कि आपका जो फोरब्रेन होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। फोरब्रेन आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और फोरब्रेन में जो सेरिब्रम होता है वो फोरब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। और जब भी आपको बोले ना कि भैया फोरब्रेन का फंक्शन लिखो, तो आप सिंपल सेरिब्रम का फंक्शन लिख देना, क्योंकि फोरब्रेन का अधिकांश पार्ट कौन होता है, आपका सेरिब्रम में ही होता है। कौन होता है भैया, आपका सेरिब्रम ही होता है। अब सुनना ध्यान से, आप थिंकिंग करते हो, आप मेमोरी स्टोर करते हो, आप जो भी वॉलंटरी एक्शन करते हो वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सेरिब्रम किसके अंदर आता है, फोरब्रेन के अंदर आता है। तो सेरिब्रम का फंक्शन लिखने बोले या फोरब्रेन का फंक्शन लिखने बोले, बात एक ही होता है। थिंकिंग करोगे, उसके बाद वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करोगे, मेमोरी को स्टोर करोगे, ये सब कौन करता है भैया, सेरिब्रम करता है। कौन करता है, सेरिब्रम करता है। अब सुनो, थैलेमस आपको पढ़ना नहीं है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस आपके अंदर हंगर एरिया से एसोसिएटेड होता है, थ्रस्ट एरिया से एसोसिएटेड होता है, आपके स्लीप साइकिल से भी एसोसिएटेड होता है, और आपके टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज भी करता है। हाइपोथैलेमस 4 काम करता है। भूख लगेगा नहीं लगेगा ये डिसाइड कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। प्यास लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिसाइड कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। स्लीप साइकिल को मेंटेन कौन करता है, हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। ये बात समझ में आया, बोलो हाँ या नहीं। इसमें कोई दिक्कत दिखे तो बताओ, कोई दिक्कत? इसको मिटा सकते हैं, लिखना है लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहे, लिखना है लिख लो। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना कि हंगर, थर्स्ट, स्लीप और टेम्परेचर ये कौन मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है आपको हाइपोथैलेमस। और सेरेब्रम जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जो थिंकिंग, मेमोरी या वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने में काम करता है। बताओ कोई दिक्कत? और थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर डायनसेफेलोन बनाता है, और सेरेब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फोरब्रेन का, और फोरब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है पूरे ब्रेन का। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। इसको मिटा सकते हैं, चलो मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। आपका जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम आपका ब्रेन जो होता है, जो फोरब्रेन होता है, फोरब्रेन में आपको 2 सेरिब्रम होता है। मतलब आपके ब्रेन में 2 सेरिब्रम दिखाई देता है। एक होता है राइट सेरिब्रम, कैसे बताया सुनो। आपका ये सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है। सेरिब्रम को 2 पार्ट में बांटते हैं, उसे कहते हैं हेमिस्फीयर। सेरिब्रम 2 पार्ट में बंटता है, उसे कहते हैं हेमिस्फीयर। एक होता है आपका राइट हेमिस्फीयर, एक होता है आपको लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है ना, दोनों कनेक्ट होता है एक ऑर्गन से, एक स्ट्रक्चर से, उसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम। क्या कहते हैं भैया? कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये याद रखना कि सेरेब्रम 2 पार्ट में बटा होता है, उसे कहते हैं हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट दी बोथ दी हेमिस्फीयर, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, हर एक हेमिस्फीयर के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? 4 लोब देखने को मिलेगा, 4 लोब देखने को मिलेगा। यानी कि आपके ब्रेन में टोटल 8 लोब देखने को मिलेगा। 4 लोब देखने को मिलेगा राइट हेमिस्फीयर में, 4 लोब देखने को मिलेगा लेफ्ट हेमिस्फीयर में। अब सुनना ध्यान से, सुनना क्या ध्यान से, 4 लोब कौन कौन होते हैं? फर्स्ट होता है फ्रंटल लोब। कौन लोब होते हैं भैया? फर्स्ट होते हैं फ्रंटल लोब। कौन लोब? फ्रंटल लोब। सेकेंड होते हैं पैराइटल लोब। कौन लोब? पैराइटल लोब। सेकेंड कौन सा लोब होता है? पैराइटल लोब होता है। और थर्ड आपको होता है ऑक्सीपिटल लोब। क्या होता है भैया? ऑक्सीपिटल लोब होता है। और लास्ट होता है टेम्पोरल लोब। कौन सा लोब होता है? टेम्पोरल लोब होता है। कोई दिक्कत? हाँ या ना बोलो। तो आपका 4 लोब होता है। कौन कौन? फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है और टेम्पोरल लोब होता है। अब सुनना ध्यान से, फ्रंटल लोब क्या करता है? आप जो भी प्लानिंग करते हो ना, प्लानिंग करने में हेल्प कौन करता है? आपका फ्रंटल लोब। जो भी आप ऑर्गेनाइज करते हो ना, ऑर्गेनाइजिंग जो करते हो, ये भी फ्रंटल लोब ही हेल्प करता है। और अपने ऊपर जो कंट्रोल करते हो, सेल्फ कंट्रोल करते हो, ये भी कौन करता है? फ्रंटल लोब करता है। समझ में आया? हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ आपका सेल्फ कंट्रोल कौन करता है? ये फ्रंटल लोब करता है। दूसरा बात, पैराइटल लोब, टच,
टेस्ट, मूवमेंट, टच, आप किसी चीज़ को टच करते हो तो पता चलता है हीट है, ठंडा है, कोल्ड है। टेस्ट आप जो रिकॉग्नाइज करते हो कि हाँ मीठा है, कड़वा है। उसके बाद आप जो मूवमेंट शो करते हो, साथ में आप ये सब जो काम होता है ये करता है कौन? आपका पैलेटल लोब। कौन करता है? पैलेटल लोब। तो ये बात याद रखना। देखो टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज हाइपोथैलेमस भी करता है, टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज पैलेटल लोब भी करता है। वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बताया था। हाइपोथैलेमस 4 काम कर रहा था ना, कि आप वो क्या कर रहा था बताओ? हाइपोथैलेमस 4 काम कर रहा था, कोई बोलो? फ्रंटल लोब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल। पैलेटल लोब टच, टेस्ट और मूवमेंट का काम करता है। इतना समझ में आया? और अब जो हाइपोथैलेमस था आपके अंदर हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, टेस्ट का, और आपको लास्ट वन वो सिर्फ साइकिल को मेंटेन करने का काम करता था। चलो अब सुनो, ऑक्सीपिटल एरिया। ऑक्सीपिटल क्या करता है कि विजुअल रिस्पॉन्स करता है। आप किसी चीज़ को जो देखते हो उसको कौन विजुअल एरिया कौन कंट्रोल करता है? ऑक्सीपिटल लोब। और टेम्पोरल लोब क्या करता है? ऑडिटरी एरिया को मेंटेन करता है। आप जो सुनते हो, हियरिंग करते हो, वो कौन करता है? टेम्पोरल लोब करता है। जैसे कोई आप जा रहे हो, कोई पीछे से बुलाता है ना कि हाँ डैश यहाँ आओ, तो आप जो पीछे मुड़ के देखते हो तो वो काम कौन करवाता है? टेम्पोरल लोब करवाता है। सिंपल आपको याद रखना है कि 4 लोब होता है, फ्रंटल लोब, पैलेटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ कंट्रोल करता है। पैलेटल लोब टच, टेस्ट, मूवमेंट में हेल्प करता है। ऑक्सीपिटल लोब विजुअल रिस्पॉन्स देता है। टेम्पोरल लोब ऑडिटरी काम करता है। चलो इतना लिख लो, 1 मिनट का टाइम है, लिख लो। ये आपका टोटल 4 ब्रेन का पार्ट था। चलो ये हो गया, कपड़ा कहाँ चले गया? ये आपको था 4 ब्रेन। 4 ब्रेन में आप सेरेब्रम का काम देख लिए। फिर सेरेब्रम जो है ना 2 पार्ट में बढ़ता है, उससे कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आपस में कनेक्ट होता है बाय कॉर्पस कैलोसम। हर एक हेमिस्फीयर के अंदर 4 लोब होता है, पैलेटल, फ्रंटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। सबका काम देख लिए। हाइपोथैलेमस, थैलेमस को डायनसेफेलोन बोले। हाइपोथैलेमस थ्रस्ट, हंगर, मतलब थ्रस्ट एरिया, हंगर एरिया, उसके बाद आपको सिर्फ साइकिल, ये सब, और टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। चलो आगे सुनो ध्यान से। मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। मिड ब्रेन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का, मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन कुछ नहीं करता, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। 4 ब्रेन FB और हाइंड ब्रेन HB के बीच में ये मैसेज को क्या करता है? मिड ब्रेन MB ट्रांसफर करने का काम करता है। ये एक्ट एज अ ब्रिज, ब्रिज की तरह काम करता है। बस इसका इतना ही काम है। चलो ये हो गया। अब लास्ट होता है हाइंड ब्रेन। क्या होता है? हाइंड ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है, सुनना। नहीं चलो लास्ट हमारा क्या है? हाइंड ब्रेन। अब सुनना ध्यान से। हाइंड ब्रेन 3 पार्ट्स में बढ़ता है। कितने पार्ट्स में बढ़ता है? 3 पार्ट्स में बढ़ता है। पहला होता है आपको क्या हाइंड ब्रेन में? सेरिबेलम होता है। क्या होता है? सेरिबेलम होता है। क्या होता है भैया? सेरिबेलम होता है। दूसरा होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। और तीसरा होता है पोन्स। क्या होता है भैया? पोन्स। सुनो ध्यान से। सेरिबेलम जो है ये आपको बॉडी के पोस्टर को मेंटेन करेगा। बॉडी के पोस्टर या पोजीशन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम बॉडी के पोस्टर को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये क्या करेगा? या सिंपल आप इसको मेडुला बोल सकते हैं। ये इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा था सेरिबेलम। और जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक ना? जैसे कि आपका रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। साथ ही साथ जो वोमिटिंग होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? ये मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये स्नीजिंग जो होता है इसे कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। उसके बाद आपका मतलब जितना भी इनवॉलंटरी एक्शन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। एक होता है पोन्स। पोन्स भी इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपके स्लीप साइकिल को भी मतलब रेगुलेट करता है।
पोन्स भी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस भी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। साथ ही साथ ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, मतलब ये रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करता है। कौन करता है? पोन्स। आप दौड़ते हो तो दौड़ने के बाद आप हाँफने लगते हो, ये जो आप दौड़ने के बाद हाँफते हो ना, ये कौन आपको करवाता है? पोन्स करवाता है, क्योंकि O2 का वहाँ नीड ज़्यादा होता है फॉर दी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ठीक ना। तो आपको हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट आता है, सेरिबेलम आता है, सेरिबेलम आता है, वो सेरिब्रम था, मेडुला ऑब्लिंगाटा आता है, उसके बाद पोन्स आता है। सेरिबेलम क्या करेगा? बॉडी के पोस्चर और को बैलेंस करने में काम करेगा। अगर हम खड़ा है तो खड़ा क्यों है? ड्यू टू सेरिबेलम। बैठे हैं तो अपने जगह बैठ क्यों पा रहे हैं? ड्यू टू सेरिबेलम। एक होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा, वो आपके इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा, जस्ट लाइक पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी कि हार्ट बीट, आपका सेलिब्रेशन और स्नीजिंग जो होता है, स्नीजिंग। उसके बाद आ रहा है पोन्स पे। पोन्स में क्या होता है? ये भी इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ ये स्लीप साइकिल को जो रेगुलेट करने में काम करता है, और ये जो है ना रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। और याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? तो भैया क्या बोलोगे? भैया बताइएगा क्या? पोन्स बोलिएगा। क्या बोलिएगा? पोन्स बोलिएगा। कोई दिक्कत? हाँ या ना? चलो ये हो गया। इसमें दिक्कत है? दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ब्रेन का 4 ब्रेन समझ लिए। 4 ब्रेन के अंदर सेरिबेलम आ रहा था, उसको पूरा बढ़िया से समझ लिए। थैलेमस और हाइपोथैलेमस डायन, ये दोनों मिलकर डायनसेफेलन बना रहा था, वो समझ लिए। उसके बाद हाइपोथैलेमस का लास्ट फंक्शन समझ लिए कि भैया ये थ्रस्ट सेंटर, हंगर सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेशन, और साथ ही साथ आपको क्या करेगा बताओ? थ्रस्ट हो गया, हंगर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और ये आपको स्लीप साइकिल को मेंटेन करने का काम करेगा। उसके बाद कॉर्पस क्लोसम पढ़ लिए, चारों लोब पढ़ लिए, उसके बाद मिड ब्रेन पढ़ लिए और हाइंड ब्रेन पढ़ लिए, ठीक ना। अब सुनो ध्यान से, जो ड्रंकन व्यक्ति होता है, जो ड्रिंक किया रहता है, वो क्या होता है कि वो देखिएगा, जब कोई भी आदमी ड्रिंक करता है, मतलब जब पीता है, वाइन पीता है, तो वो अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता, वो जो है ना मतलब वो गिरते पड़ते चढ़ता है। तो जो भी आदमी ड्रिंक करता है, उसका जो है ना सेरिबेलम होता है, वो अफेक्टेड हो जाता है। जब सेरिबेलम अफेक्टेड हो जाएगा तो वो सही ढंग से काम नहीं करेगा, और जब सेरिबेलम सही ढंग से काम नहीं करेगा तो आदमी जो है ना अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है। तो डेट्स वाई जो ड्रंकन पर्सन होता है, ड्रंकन पर्सन में जो है ना सेरिबेलम अफेक्टेड हो जाता है, तो उसका पोस्चर बैलेंस नहीं होता है। साथ ही साथ उसका सेरिबेलम भी जो है ना अफेक्ट हो जाता है, तो कुछ से कुछ बोलता है, जो भी उसके मन में आता है। XYZ आप जानते ही हो, ठीक ना। अब सुनो ध्यान से, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है भैया? देखने दो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हार्मोन। क्या है? हार्मोन। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब सुनो, आपके बॉडी में बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। आपके बॉडी में बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं जो केमिकल का सिक्रेशन करते हैं। आपके बॉडी में बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं जो केमिकल या किसी कंपाउंड या सब्सटेंस का सिक्रेशन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं ग्लैंड। क्या कहते हैं? ग्लैंड। आपके बॉडी में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल पाए जाते हैं जो केमिकल या सब्सटेंसेस का सिक्रेशन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड 2 तरह का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सुनो, एक्सोक्राइन ग्लैंड बेसिकली जो ना हार्मोन नहीं निकालता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो ना कंपाउंड का सिक्रेशन करता है, जैसे कि आपका सलाइवा हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवा निकालता है। टीयर ग्लैंड टीयर निकालता है। तो ये सब कंपाउंड होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड निकालता है। सबसे बड़ा बात, जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ना, उसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डक्ट प्रेजेंट होता है। ये जो अपना सब्सटेंस निकालेगा, कंपाउंड निकालेगा, थ्रू डक्ट निकालता है, और इसके लिए एक टारगेट साइट प्रेजेंट होता है। आपके जीभ के नीचे देखो, सलाइवा निकलता होगा थ्रू सलाइवरी ग्लैंड की तरह, वहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होता है, और इसका जो सब्सटेंस होता है, जो भी ये निकालता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो डायरेक्ट ब्लड प्रोडक्ट में नहीं जाता है, वो जो है ना आपको टारगेट साइट पे जाता है एक्सोक्राइन में। एंडोक्राइन में क्या होता है? एंडोक्राइन जो है ना केमिकल का सिक्रेशन करता है, और जो केमिकल का सिक्रेशन करता है उसी केमिकल क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन जो है ना डक्टलेस होता है, मतलब इसमें कोई डक्ट नहीं होता है इस ग्लैंड में, और हार्मोन जो है ना ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट डिजोल्व हो जाता है, तब जाके साइड पे पहुंचता है। दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों ग्रुप ऑफ सेल ही था, दोनों सब्सटेंस को यूज कर रहा था। एक का सब्सटेंस हार्मोन बना, एक का कंपाउंड था। कंपाउंड में क्या था? जैसे कि आपका
जैसे कि आपका हो गया सलेबा, हो गया टीयर, हो गया उसके बाद पेनकेटिक जूस हो गया, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, डक्ट होता है, जो भी सब्सटेंस का सिक्रेशन होगा वो डक्ट के थ्रू टारगेट साइट पर जाएगा। और एंडोक्राइन में क्या होता है, डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस ग्लैंड होता है, उसमें जो भी केमिकल निकलेगा उसे कहते हैं हार्मोन। वो हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में मिल के अपने टारगेट साइट पे पहुंचता है। ये समझ में आया? समझ में आ गया। अब सुनना ध्यान से, हार्मोन क्या होता है। सबसे पहली बात, हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है। हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा निकलता है, उसके द्वारा सिक्रेशन किया जाता है। हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ से निकलता है भैया, केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट आउट होता है। और ये जो हार्मोन है ये बहुत ही लो अमाउंट में निकलता है। कितने अमाउंट में निकलता है? बहुत ही कम मात्रा में निकलता है हार्मोन। हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं अभी समझाते हैं। अगर हार्मोन निकलेगा, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, तब जाके आपके बॉडी में प्यूबर्टी अटेंड होता है, आप में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। अगर बॉडी हार्मोन नहीं निकालेगा टेस्टोस्टेरोन, तो एक मेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अटेंड नहीं होगा, प्यूबर्टी अटेंड नहीं होगा। तो उस प्यूबर्टी के मैसेज को लाने वाला कौन? हार्मोन। डेट्स वाई हार्मोन को केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। तो ऐसे भी कह सकते हो आप, हार्मोन को डिफाइन करोगे, a chemical which is secreted by endocrine glands in very low amount और acts as a chemical messenger is called hormone। समझ में आया? और हार्मोन क्या करता है, आपके बॉडी को भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में काम करता है। कोई दिक्कत? अब सुनो, अब आपको पढ़ना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कितने तरह के होते हैं, सॉरी मतलब कितने क्या क्या होते हैं, उसका लोकेशन क्या है, काम क्या है। फर्स्ट आपका आता है थायराइड ग्लैंड। क्या ग्लैंड आता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ना आपके थ्रोट रीजन में होते हैं, यहाँ पे होते हैं। ये एक हार्मोन निकालता है, उसे कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं बच्चे? उसे कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब, फैट्स एंड प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब इसका डाइजेशन करता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का सिक्रेशन करता है, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड हमारे थ्रोट रीजन में होता है। और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का डाइजेशन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। समझ में आया? ये काम करता है। और सुनो, अगर थायरोक्सिन का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होगा, अगर थायरोक्सिन का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होगा किसी भी कारण से, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, ये सभी सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये क्या होगा, नेक में या थ्रोट रीजन में एक्यूमुलेट हो जाएगा। और हमारा जो गला होगा, थ्रोट होगा, वो उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा, वो स्वैल्प हो जाएगा। तो उससे एक बीमारी होता है, उसे कहते हैं गोइटर। क्या कहते हैं? गोइटर। अब थायरोक्सिन कम कब होता है? सुनना ध्यान से, जब भी आपके खाने में आयोडीन एलिमेंट, नाम सुने आयोडीन, जब भी आपके खाने में आयोडीन का मात्रा कम हो जाएगा तो थायराइड ग्लैंड जो है ना थायरोक्सिन कम निकालने लगता है। जब भी आपके खाने में आयोडीन का मात्रा कम हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड का जो पावर होता है थायरोक्सिन का सिक्रेशन करने का वो कम हो जाता है। जब थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम होगा तो मेटाबॉलिज्म सही ढंग से हो नहीं पाएगा। पर्सन के नेक में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो एक बीमारी को क्रिएट करता है, उसे कहते हैं गोइटर। क्या कहते हैं भैया? गोइटर कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ या ना? चलो ये समझ में आया? आ गया। इसका मतलब आयोडीन जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन। तो एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग सुनते थे ना पहले कि टाटा नमक देश का नमक, एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट मूवी पाता था, टाटा नमक देश का नमक, आयोडीन से भरपूर। तो आयोडीन से भरपूर क्यों है? अगर हम लोग अपने खाना में आयोडीन सही ढंग से खाएंगे तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का फॉर्मेशन करेगा सही ढंग से, तब जाके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का क्या होगा भैया, मेटाबॉलिज्म हो पाएगा। तो थायरोक्सिन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट है। एक होता है पैराथायराइड ग्लैंड। क्या होता है भैया? एक होता है पैराथायराइड ग्लैंड। ये भी हमारा थ्रोट रीजन में ही प्रेजेंट होता है। ये एक हार्मोन निकालता है, उसे कहते हैं पैराथॉर्मोन। क्या कहते हैं? पैराथॉर्मोन कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है, उसे कहते हैं पैराथॉर्मोन। ये क्या करता है, आपके ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। पैराथायराइड ग्लैंड भी आपके नेक रीजन में होता है, पैराथॉर्मोन निकालता है, और ये भी आपके बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। और एक क्वेश्चन है, एक ग्लैंड और है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना तो नहीं है, फिर भी सुनो। एक होता है थाइमस ग्लैंड। क्या होता है भैया? थाइमस ग्लैंड होता है। क्या होता है? थाइमस ग्लैंड होता है। थायराइड
पैराथायराइड नेक में, थाइमस ग्लैंड ये यहाँ पे होता है, ये जो ब्रेस्ट रीजन होता है ना, बीच में जो स्टर्नम होता है, जस्ट मतलब यहीं पे आपका थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, ये मैच्योरेशन करता है, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स करता है। क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स करता है। और लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का WBC होता है, मतलब ये आपको क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कौन करता है भैया, थाइमस ग्लैंड। तो इतना आप याद कर लेना कि थाइमस ग्लैंड जो होता है ना, वो मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट करता है। टी लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ WBC, और WBC का अगर वो मैच्योरेशन करता है तो कहीं ना कहीं वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये कौन करता है, थाइमस ग्लैंड करता है। समझ में आया, बताओ इसमें दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होगा। और एक ग्लैंड और आता है, उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं, ये एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है, जिसको आप लोग कहते हो मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये एक हार्मोन निकालता है, उसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या कहते हैं भैया, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, या इसको GH हार्मोन भी कहा जाता है। ये आपके बॉडी को डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका हाइट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है पिट्यूटरी पे। अगर वो GH हार्मोन ज़्यादा निकालेगा, आपका हाइट ज़्यादा होगा, कम निकालेगा तो आपका हाइट कम होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। इसका लोकेशन कहाँ होता है, इसका लोकेशन होता है मिड ब्रेन। कहाँ होता है, मिड ब्रेन। कहाँ होता है, मिड ब्रेन। और ये आपको मास्टर ग्लैंड कराता है। कौन कराता है, ये मास्टर ग्लैंड कराता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक बात सुन लो यहीं पे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है आपको हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। मतलब पिट्यूटरी क्या करता है, आपके बॉडी में जितना भी ग्लैंड है वो सही ढंग से काम करता है कि नहीं करता, उसको वो क्या करता है, देखते रहता है कि अगर कोई सही ढंग से काम करेगा नहीं करेगा तो उसको कौन बोलेगा, पिट्यूटरी बोलेगा। और पिट्यूटरी का भी बाप कौन हो गया, हाइपोथैलेमस। मतलब पिट्यूटरी जो है ना, सबका बाप है तो उसका भी एक बाप है, कौन है, हाइपोथैलेमस। इसीलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला गया। समझ में आया, बोलो आया ना, आ गया होगा। एक मिनट रुक जा, थोड़ा पानी पीने दे। चलो अब आते हैं आपको, ये होता है किडनी। सुने हो, किडनी, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हाँ पढ़े थे लाइफ प्रोसेस में। किडनी के ऊपर होता है ग्लैंड, उसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं, किडनी के ऊपर ग्लैंड पाया जाता है, उसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। इसका लोकेशन कहाँ होता है, अबव दी बोथ किडनी। बोथ किडनी यानी कि मतलब ये पेयर में होगा। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, पेयर में होते हैं। कितना पेयर, ये 1 पेयर होते हैं, मतलब 2 इसका होता है नंबर आपके बॉडी में। ये जो ग्लैंड है ये एक हार्मोन निकालेगा, उसे कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। क्या कहते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये हार्मोन काम करता है। कौन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन को। इस हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन याद कर लेना, मोस्ट मतलब चांस नहीं है आने का, बट अगर आ गया तो लिख देना कि एड्रेनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। मान के चलो आप गए हैं एक जू देखने के लिए, आप गलती से जो है ना, एक लायन था उसके पिंजरा में आप गिर गए, या आपको जो है ना कोई गिरा दिया, या आपका मन चाहा कि मेरा मन जो पूरा एडवेंचर करने का है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, आप कूदक गए। अब तो जोश जोश में चले गए। अब जब अंदर गए तो सामने में लायन था, उसको देख के या तो आप भागिएगा कि भैया हम भागे, या तो उससे फाइट कीजिएगा, या तो उसको देख के पूरा डर जाइएगा, पूरा फ्रीज हो जाइएगा। तो ये जो काम करते हो ना किसी चीज़ को देख के कि डर जाना, डर के पूरा फ्रीज हो जाना, या उससे लड़ना है या उससे भागना है, ये काम कौन करवाता है, एड्रेनलिन हार्मोन करवाता है। इसलिए इसको 3F हार्मोन कहते हैं। इसलिए हम बोले ये हार्मोन कब काम करता है, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, जब इमरजेंसी कंडीशन होता है। 3F हार्मोन करने का मतलब या तो भैया फाइट करो, लड़ना है लड़ सकते हो, या तो फ्लाइट कर जाओ, फ्लाइट मतलब भागो वहाँ से, या तो फ्रीज हो जाओ। ये कौन करता है भैया, 3F हार्मोन करवाने का काम करता है। कोई दिक्कत, आप एकाएक जा रहे हो, आप जैसे कि रोड पे जा रहे हो, कुत्ता के पीछे पड़ गया, या तो वहाँ से भागोगे अगर भागना चाहो, या कुत्ता को अगर आप पटक सकते हो उससे फाइट कर, अगर कीजिएगा तो फाइट कर लो, या उसको देख के डर के मारे पूरा फ्रीज हो गए, तो वो कौन करवाएगा आपको, एड्रेनलिन हार्मोन करवाएगा। ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत, हाँ या ना। अब लास्ट में आता है गोनेड्स। क्या आता है, गोनेड्स। आप लोग पढ़े हो रिप्रोडक्शन में, गोनेड्स पढ़े हो रिप्रोडक्शन में, ये हमेशा पेयर में होता है। गोनेड्स हमेशा पेयर में होता है। अभी बताते हैं, जस्ट बताते हैं। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। लिविंग का 2 फॉर्म, मेल एंड फीमेल। लिविंग का कितना फॉर्म, 2 फॉर्म ह्यूमन में, मेल एंड फीमेल। ऐसे तो लिविंग का 2 फॉर्म होते हैं, एनिमल्स एंड
प्लांट। और ह्यूमन में 2 फॉर्म, मेल एंड फीमेल। मेल में टेस्टिस होता है भैया, टेस्टिस क्या हमारा जेनेटर रीजन में पाया जाता है, जेनेटर रीजन में बिल्कुल पाया जाता है। ये क्या पेयर में होते, पेयर में होते, कितने पेयर में, 1 पेयर्स में होते। ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं, टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं। जो टेस्टिस होता है वो पेयर में पाया जाता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है। मस्कुलर डेवलपमेंट, स्पर्म फॉर्मेशन, मुस्टेक का आना, अंडर आर्म जो है ना हेयर आना, उसके बाद गुस्सा आना, ये सब कौन लाता है, टेस्टोस्टेरोन लाता है। एक होता है फीमेल, फीमेल के अंदर ओवरी होता है भैया, होता है। ये आपको एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है, ये भी 1 पेयर्स होता है। और ये भी आपका जेनेटर ऑर्गन होता है, 1 पेयर्स होता है। ये आपको 2 हार्मोन निकालता है, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। आप सुनना, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के टाइम काम आता है, और एस्ट्रोजन जो है ना, एस्ट्रोजन ये आपको फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कहने का मतलब प्यूबर्टी को अटेंड करवाना। जब भी लड़की जब प्यूबर्टी अटेंड करती है तो उसके अंदर बॉडी में चेंजेज होता है, बॉडी का शेप चेंज होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, जो आवाज़ होता है वो मतलब सुनने में ही हो जाता है, अच्छा लगता है सुनने में। उसके बाद अंडर आर्म्स जो है ना, एयर्स वगैरह आते हैं, ये सब होता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो इसको लाता कौन है भैया, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये भी आपको पढ़ना था। अब लास्ट बच गया आपका पेनक्रियाज। अब अगर एक बात ध्यान दिए होगे तो हम पेनक्रियाज में क्या बोले होगे, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, पढ़े थे लाइफ प्रोसेस में। और पेनक्रियाटिक जूस क्या, पेनक्रियाटिक वेसल्स होते हैं, पेनक्रियाटिक वेसल्स होते हैं। तो पेनक्रियाज जो है ना दोनों काम करता है। वो जो है ना पेनक्रियाज एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। ओसा ग्रैंड जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है, उसे कहते हैं मिक्स्ड ग्रैंड, या उसे कहा जाता है हेटेरोक्राइन ग्रैंड। इसको तो मिक्स्ड ग्रैंड भी कहते हैं या हेटेरोक्राइन भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों तरह काम करता है। एक्सोक्राइन कब करता है, जब ये इंजाइम निकालता है, जब ये पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। तो क्या पेनक्रियाटिक जूस में इंजाइम होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन वगैरह होता है, ठीक है ना। ट्रिप्सिन नहीं, पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, ठीक है ना। तो ये जब पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा तब पेनक्रियाज जो है ना एक्ट करता है एक्सोक्राइन ग्रैंड के द्वारा। और जब पेनक्रियाज हार्मोन निकालेगा तब ये आपको एक्ट करता है किसके द्वारा, एंडोक्राइन के द्वारा। समझ में आया। अब सुनो, पेनक्रियाज में 2 सेल होते हैं, एक होते अल्फा सेल, एक होते बीटा सेल। अल्फा सेल पेनक्रियाज में ग्लूकागोन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ग्लूकागोन निकालते हैं। पेनक्रियाज में 2 सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल पेनक्रियाज में ग्लूकागोन का सिक्रेशन करते हैं, बीटा सेल पेनक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं। ग्लूकागोन का काम होता है ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करवाना। ग्लूकागोन का काम होता है ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करवाना। और इंसुलिन का काम होता है ब्लड में शुगर के लेवल को डिक्रीज करवाना। क्या करवाना, डिक्रीज करवाना। अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल घट गया तो पेनक्रियाज ग्लूकागोन को निकालेगा, बोलेगा भैया जल्दी से शुगर को बढ़ाओ। शुगर यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज टूटेगा तब एनर्जी बनेगा। आपके बॉडी में ग्लूकोज का कम होना यानी कि आपके बॉडी में एनर्जी कम बनेगा। आप लोग को जब जो है ना, जब चक्कर आता तो क्या होता है, जब आप लोग खाना नहीं खाते चक्कर आता है। चक्कर क्यों आता है, आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं बनता सही ढंग से। जब ग्लूकोज नहीं बन पाएगा तो ग्लूकोज टूटेगा भी नहीं, तो एनर्जी भी कम बनेगा। तो उस टाइम जो है ना पेनक्रियाज निकालता है ग्लूकागोन को, बोलता भैया ब्लड में शुगर घट गया, शुगर को बढ़ाओ, इंटेक करवाओ ग्लूकोज का सेल के अंदर। और पेनक्रिया जब ब्लड में शुगर बढ़ जाता है तो शुगर का बढ़ना भी खराबी होता है, डायबिटीज हो जाता है। ये आगे अभी बताते हैं। अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया तो पेनक्रियाज क्या बोलता है बीटा सेल को कि भैया जल्दी से इंसुलिन का फॉर्मेशन करो, सिक्रेशन करो। ये जो है ना ब्लड शुगर लेवल को घटाएगा, मतलब मेंटेन करेगा। तो बेसिकली आपको 2 बात पढ़ना है। ग्लूकागोन अल्फा सेल निकालता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करवाने का काम करता है, और आपको इंसुलिन बीटा सेल निकालता है जो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। अब सुनो डायबिटीज कैसे होता है, यहां से क्वेश्चन आता है, बढ़िया सुन लेना। गोइटर कैसे होता है समझ में तो आ गया होगा। वही जब थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है तो एक्यूमुलेशन हो जाता है फैट्स का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का इन थ्रोट्स, उसी क्या कहते हैं, गोइटर, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन योर बैलेंस डाइट। अब सुनना ध्यान से, डायबिटीज कैसे होता है। जब आपका पेनक्रियाज सही ढंग से इंसुलिन हार्मोन नहीं निकालता है, जब वो आपका पेनक्रियाज
इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन कम कर देता है, तब आपका जो सेल होता है, सेल में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। सेल में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और सेल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, डेट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। सेल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ इंसुलिन, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। इसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज कैसे होता है भैया किसी व्यक्ति को, या तो उसका पेनक्रियास सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। जब पेनक्रियास सही ढंग से काम नहीं करेगा तो इंसुलिन निकलेगा नहीं, और जब इंसुलिन निकलेगा नहीं तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अप हो जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अप होगा तो पर्सन किसे सफर करेगा, डायबिटीज से सफर करेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब सुनो, मान के चल पेनक्रियास चल गया डेट पे, इसकी एक महबूबा थी, चल गया डेट पे, इंसुलिन निकालने भूल गया, तब तक में इंसुलिन था नहीं, ग्लूकोज के अंदर क्या हुआ, शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल अप हो गया, मतलब पर्सन में क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। उसके बाद जब ग्लूकोज लेवल अप हो जाता है ना, तब पेनक्रियास को ध्यान आता है कि यार ग्लूकोज लेवल तो अप हो गया, तो पेनक्रियास क्या करता है, फिर से इंसुलिन का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब इंसुलिन जाएगा सेल के अंदर, ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है। पर इस बेहुदा को यह नहीं पता कितना कम करना है। एक बात याद रखना, ग्लूकोज का बढ़ना भी खराबी होता है, ग्लूकोज का घटना भी खराबी होता है। ग्लूकोज का बढ़ना भी खराबी है, ग्लूकोज का घटना भी खराबी है। और ग्लूकोज अगर आपके सेल में घट गया ना तो आपकी एनर्जी घट जाएगा, और अगर आपके बॉडी में एनर्जी घट गया तो ऑर्गन को एटीपी नहीं मिलेगा फॉर देयर फंक्शनिंग। अगर ऑर्गन को एटीपी नहीं मिलेगा तो ऑर्गन फेल भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। अब समझना मेरी बात को बढ़िया से, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, पेनक्रियास को पता चलता है कि भैया सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ग्लूकोज का लेवल क्यों बढ़ा, क्योंकि इंसुलिन सही ढंग से निकाल नहीं रहा था पेनक्रियास। जब इंसुलिन पेनक्रियास सही ढंग से नहीं निकाल रहा था तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। फिर बाद में पेनक्रियास को पता चला यार हम तो इंसुलिन निकाल नहीं रहे थे, पेनक्रियास ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। तो अब क्या करेगा इंसुलिन, तुरंत पेनक्रियास इंसुलिन निकालेगा, इंसुलिन जाएगा ग्लूकोज के लेवल को कम कराना स्टार्ट कर देगा। और जब इंसुलिन कम करते करते वो जो है ना लिमिट से ज़्यादा कम कर देता है। जब लिमिट से ज़्यादा कम कर देता है तो पेनक्रियास क्या करता है, फिर इंसुलिन को बोलता है कि भैया अब छोड़ दो, अब कम मत करो, अब कम करोगे तो ग्लूकोज और कम हो जाएगा, और ग्लूकोज कम हो गया तो एनर्जी नहीं बनेगा। तो इसको पेनक्रियास जो इंसुलिन तब क्या करता है, पेनक्रियास इंसुलिन का फॉर्मेशन करना बंद कर देता है, क्योंकि जितना कम करना था कर दिए, अगर उससे ज़्यादा कम हो गया तो ऑर्गन का डेथ भी हो सकता है, मतलब एनर्जी का कम अमाउंट में फॉर्मेशन होगा। तो इंसुलिन निकालता है, लेकिन जब लिमिट में आ जाता है ग्लूकोज लेवल, उसके बाद पेनक्रियास इंसुलिन का फॉर्मेशन फर्दर स्टॉप कर देता है। इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म या स्विच ऑफ मैकेनिज्म कहा जाता है पेनक्रियास का। सुनना ध्यान से, इंसुलिन नहीं था, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, पेनक्रियास को पता चला, पेनक्रियास इंसुलिन निकाला, ग्लूकोज को घटाया, मेंटेन हो गया, इंसुलिन और घटा रहा है। अगर और घटा दिया तो एनर्जी कम बनेगा, तो पेनक्रियास स्टॉप कर देता है इंसुलिन का सिक्रेशन। तो वो जो पेनक्रियास स्टॉप करता है इसी कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये सब काम कौन करवाता है, पिट्यूटरी करवाता है। पिट्यूटरी सिग्नल देता है कि भैया पेनक्रियास कितना तो ग्लूकोज को घटाएगा, ग्लूकोज ज़्यादा घट जाएगा तो फिर लेने का देनी पड़ जाएगा। और पिट्यूटरी को ये बात कौन बोलता है, बाप कौन बेटा, हाइपोथैलेमस बोलेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी बोलेगा पेनक्रियास को, पेनक्रियास अब क्या करेगा, स्टॉप करेगा इंसुलिन का फॉर्मेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये आपका ग्लैंड था, क्या था, ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मोटा मोटी एक बार आपका टॉपिक देख लेना तो क्या क्या है। ब्रेन आपका पढ़ाई हो गया है, ठीक है। ब्रेन के बाद फंक्शन सब हो गया है, उसके बाद आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गया, हार्मोन हो गया, गोइटर हो गया, डायबिटीज़ वगैरह वगैरह हो गया। फीडबैक मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट भैया, पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, फीडबैक मैकेनिज्म वगैरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ह्यूमन का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फिनिश हो चुका है आपका। अब पढ़ रहे प्लांट का। किसका पढ़ रहे, प्लांट का। प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो प्लांट में दो तरह का मूवमेंट होता है। एक होता है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। क्या होता है, मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। क्या होता है, मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। एक होता है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अभी समझाते हैं। यह होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। यह होता है डायरेक्शनल मूवमेंट।
इसे कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट। अब सुनो, प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट दो तरह का होता है। एक मूवमेंट तो वो होता है जो ग्रोथ पे डिपेंड करेगा, एक मूवमेंट वो होता है जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंड करता है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंड करता है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करेगा उसे कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। जो ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है उसको डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहा जाता है, नेस्टिक मूवमेंट को या नॉन ट्रॉपिकल मूवमेंट को नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहा जाता है। अब सुनना ध्यान से, आप जो है ना एक गमला, आप एक फील्ड में देखें ना, जो सनफ्लावर होता है या सिंपल समझो एक प्लांट है, ठीक है ना, एक प्लांट है, ये सन है, यहाँ से लाइट आ रहा है, क्या इसका जो ऊपर का पार्ट है, जो इसका सूट पार्ट है, क्या सन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा? तो स्टिमुलस जिधर से आ रहा है उधर ही बढ़ रहा है। कहानी शुरू फिर से। टॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो ये सन है, ये आप छोटा सा प्लांट लगा, ठीक है ना, छोटा सा प्लांट लगा, ठीक, इधर से आपको लाइट आ रहा है तो आपका प्लांट भी लाइट की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो लाइट हो गया स्टिमुलस, लाइट इधर से आया, प्लांट उसके तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो प्लांट रिस्पॉन्स दिया, और जिस तरफ से मूवमेंट मतलब लाइट जहाँ से आया, क्या उसके उसी के तरफ मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग हुआ? स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हुआ, स्टिमुलस के डायरेक्शन में हुआ, इसीलिए से कहते हैं डायरेक्शन मूवमेंट। कहने का मतलब कि जहाँ से आपको स्टिमुलस आएगा, मान के से एक प्लांट है, वो सनलाइट आ रहा तो वो सनलाइट की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो मतलब टुवार्ड्स द स्टिमुलस बढ़ा, जिधर से स्टिमुलस आएगा उधर ही बढ़ेगा, तो उसे कहते हैं डायरेक्शन मूवमेंट। इसीलिए ये जो मूवमेंट होता है ग्रोथ बन जाता है, ग्रोथ भी बढ़ेगा और कहाँ जाएगा? टुवार्ड्स द स्टिमुलस जाएगा। इसीलिए मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ होगा तब मूवमेंट होगा, इसको डायरेक्शन मूवमेंट कहते हैं क्योंकि स्टिमुलस के डायरेक्शन में होता है, और इसी को ट्रॉपिकल मूवमेंट कहा जाता है। अब एक होता है टच मी नॉट प्लांट, आप उसको टच कीजिएगा ना तो वो मतलब सिकुड़ जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। आप जिधर टच कीजिएगा उधर वो ग्रोथ नहीं करता, वो उसके अपोजिट ग्रोथ करता है, वो मतलब रेंडमली ग्रोथ करता है, वो मतलब रेंडमली जो है ना वो मूवमेंट करता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, उसमें स्टिमुलस के मतलब डायरेक्शन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए उसे कहते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहा जाता है, या उसी को नेस्टिक मूवमेंट कहा जाता है। वहाँ मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड करता ही नहीं, उसको ग्रोथ से कुछ लेना देना है ही नहीं। आप छुई हुई प्लांट को टच करो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वहाँ कोई ग्रोथ का लेना देना नहीं है। बाकी आप कोई गमला में पौधा लगाए, मतलब जिधर से सूर्य की किरण मिलेगा उधर ही क्या करेगा, वो बढ़ना स्टार्ट कर देगा, तो उसे कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब टुवर्ड्स द स्टिमुलस। अब सुनो ध्यान से, ट्रॉपिक मूवमेंट होता है मोस्टली, एक होता है अगर सनलाइट के तरफ मूवमेंट हो रहा है तो उसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म। अगर ग्रेविटी के तरफ मूवमेंट हो रहा है उसे कहते हैं जियोट्रोपिज्म। अगर केमिकल के प्रति मूवमेंट हो रहा है उसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। अगर वाटर के प्रति मूवमेंट हो रहा है उसे कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। और अगर लास्ट में हीट के प्रति या टच के प्रति ग्रोथ हो रहा है उसे कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। आप देखे होंगे जो भी कद्दू वगैरह गांव में होता है ना प्लांट्स, उसमें एक मतलब एक बांस दे दो, एक बम्बू उसमें लटका दो, तो वो बम्बू की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दो। मतलब जिधर से आप बम्बू में उसको टच कीजिएगा, उसको लपेटिएगा, उधर ही वो अपना मूवमेंट शो करेगा, उसे कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है ना। अब सुनो, ट्रोपिज्म आप लोग बुक में पढ़े होंगे, पॉजिटिव ट्रोपिज्म, नेगेटिव ट्रोपिज्म, ये बहुत ही ईजी है। और ये सब ट्रोपिज्म किसका पार्ट है? ये सब ट्रोपिज्म पार्ट है ट्रॉपिक मूवमेंट का। ये मानकर चलो एक प्लांट है, नहीं चला, चल जाएगा, तुरंत चल जाएगा। ये मान के चल एक प्लांट है, क्या भैया? ये प्लांट है, ठीक ना, इधर से सन आ रही है लाइट, तो प्लांट ऊपर बढ़ेगा, तो ये होता है फोटोट्रोपिज्म। क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म। क्या ये सन के टुवर्ड्स गया तो इसे कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इसका जो रूट से नीचे की ओर बढ़ेगा, किसके? ग्रेविटी के टुवर्ड्स, इसको क्या बोलेंगे? जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। बट इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, क्या ये फोटोट्रोपिज्म के उल्टा दिशा में गया, जस्ट अपोजिट गया, जिसे कहते हैं नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो ये बस आपको पढ़ना है। अब सुनो, क्वेश्चन पूछेगा नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिकल मूवमेंट में क्या अंतर है। ट्रॉपिकल मूवमेंट में मूवमेंट मतलब आपको ग्रोथ पे डिपेंड करता है, नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल, जितना भी प्लांट होता है सब में ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है, और जो नेस्टिक मूवमेंट होता है वो सिर्फ एक दो प्लांट में होता है। एग्जाम्पल, टच मी नॉट प्लांट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो आराम से स्लो होता है,
और जो नेस्टिंग मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है। सुई में को आप टच कीजिएगा तुरंत वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके बाद सुनना ध्यान से, ये एक डायरेक्शन मूवमेंट होता है, जिधर से स्टिमुलस आएगा उधर ही मूवमेंट होता है, उधर ही ग्रोथ होगा। और नेस्टिंग में क्या होगा, जिधर से स्टिमुलस आता है उधर कोई उसको मतलब देखना नहीं है भैया होगा कि नहीं होगा। टॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, एक बार बढ़ गया दोबारा ये मतलब घट नहीं सकता है। और टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है कि एक बार अगर वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया फिर बाद में वो क्या होगा, अपने शेप को रिगेन कर लेगा, तो वो टेम्पोररी और रिवर्सिबल होता है। ये स्लो होता है, वो फास्ट होता है। आपका पूरा कंटेंट कोऑर्डिनेशन फिनिश। बताओ अब कोई दिक्कत? देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सिनेप्स क्या होता है, उसके बाद रिसेप्टर से आएगा, रिसेप्टर से आने के बाद नर्वस सिस्टम से आएगा भैया उसका स्ट्रक्चर बताओ, फंक्शन बताओ। ब्रेन से आ सकता है, सबका मतलब फंक्शन पूछ सकता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सेरेबेलम क्या करता है, सेरिबेलम क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, सिर्फ साइकिल्स आ सकता है। उसके बाद नेस्टिंग मूवमेंट, उसके और टॉपिकल मूवमेंट में डिफरेंस पूछ सकता है। उसके बाद इनवॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन, तीनों का चार्ट प्रिपेयर कर लेना, डिफरेंस पता कर लेना। और रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब पता कर लेना। बाकी बढ़िया लेक्चर पढ़ा दिए है, हमको तो लगा बढ़िया ही पढ़ाया क्योंकि आज हम स्लो पढ़ाए, थोड़ा ये लेक्चर फास्ट है। उसके बाद आपका बच गया, आप नॉर्मली मोटा मोटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो खत्म कर देंगे। बाकी यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, इस साइड बोर्ड पे देखो कुछ नोट लिखा हुआ है, और जो भी आपके साथ कलीग वगैरह है, जो आपके फ्रेंड्स है, उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करो। याद मतलब ये काम आ जाएगा। वन शॉट्स कहीं और देखोगे, यहाँ देख लो। मतलब टोटली एनसीईआरटी लेके ज़्यादा कुछ लेके नहीं गया। हाँ एक चीज़ तो छूट ही गया, एक चीज़ छूट गया, अभी याद आया। हार्मोन इन प्लांट। अब सुनो ध्यान से, प्लांट में बेसिकली आपको आपको 5 तरह का हार्मोन पढ़ना है। हार्मोन इन प्लांट, सुनना ध्यान से। एक होता है आपको ऑक्सिन, क्या होता है ऑक्सिन। एक होता है साइटोकाइनिन, क्या होता है भैया साइटोकाइनिन। एक होता है जिबरेलिन, क्या होता है जिबरेलिन हार्मोन। एक होता है आपको एब्सिसिक हार्मोन, क्या होता है एब्सिसिक एसिड होता है। और एक होता है आपको इथाइलिन, क्या होता है इथाइलिन। ये जो है ना ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, एक मिनट बताते हैं, और ग्रोथ इनहिबिटर होता है। प्लांट में 5 तरह का हार्मोन पाया जाता है। फर्स्ट वन इज ऑक्सिन, सेकेंड वन इज साइटोकाइनिन, थर्ड वन इज जिबरेलिन। ये सब ग्रोथ मतलब प्रोमोटर होते हैं, प्लांट्स में ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे। और जो 2 तरह का हार्मोन पाया जाता है उसे कहते हैं एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये जो है ना प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। अब सुनना ध्यान से, ऑक्सिन क्या करेगा, सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म को ये मतलब उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो है ना शूट्स को मतलब ग्रो करने में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, आपको जो स्टेम ये सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है, ये आपको सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा करने में भी हेल्प करता है। कौन करता है, साइटोकाइनिन। जिबरेलिन क्या करता है, ये आपको सीड डोरमेंसी को तोड़ता है। जैसे आप चना खाते हो, पानी फुलाते हो, उसको देते हो रात में फूलने के लिए, तो क्या चना में जर्मिनेट होता है, उसमें अंकुरित होता है, तो वो सीड को जर्मिनेट कौन करवाता है, ये जिबरेलिन करवाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये स्ट्रेस फूड हार्मोन होता है। क्या होता है, ये स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है। जैसे प्लांट को जो है ना पानी नहीं मिला, सूखा पड़ गया, तो ये प्लांट को जो है ना उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, उसको बढ़ने नहीं देगा। जब ग्रोथ नहीं बढ़ेगा तो वाटर का डिमांड भी कम होता है। और जो इथाइलिन होता है ये राइपनिंग हार्मोन होता है, ये फ्रूट्स को जो है ना पकने में हेल्प करता है। और जब फ्रूट्स पक जाता है तो फ्रूट्स और लिप्स को गिराने में हेल्प करता है। तो कुछ ये सब पॉइंट है, पढ़ लेना। हार्मोन से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। बस ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसके बाद चैप्टर खत्म। चलो बाय बाय।